अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैन अनवर। और नाज़रीन, कल ये बात की जा रही थी और हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से भी बातें हुई कि खान साहब आएंगे और बहुत बड़ा रिलीफ अनाउंस करेंगे, बहुत बड़ी खुशखबरी आवाम को देंगे। और फिर खान साहब आए रात में और उन्होंने बयान किया और एड्रेस किया नेशन को, और उन्होंने रिलीफ भी अनाउंस की। रिलीफ अनाउंस कर दी गई जिसमें कहा गया कि बजट तक पेट्रोल और डीज़ल पर 10 रुपये की कमी कर दी गई है, और साथ ही साथ बिजली के जो रेट हैं उनमें 5 रुपये फ़ी यूनिट सस्ता कर दिया गया है। जबकि हमने देखा कि कल दोपहर में ही नेपरा ने 5 रुपये 94 पैसे का अप्रूवल दिया था कि जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ये पैसे बढ़ाए जाएंगे फ़ी यूनिट। और उसके फ़ौरन बाद देखा कि शाम में खान साहब ने जो अनाउंस किया है 5 रुपये की कमी। अब सवाल ये बन रहा है और देखना ये है कि क्या ये जो पैसे कम किए गए हैं पेट्रोल पर और ख़ास तौर पर बिजली पर जो पैसे कम किए गए हैं, क्या ये वाकई आवाम के लिए कोई रिलीफ है, या अगर रिलीफ नहीं है तो फिर इसे क्या समझा जाए। और फिर दूसरी बात, तरफ नाक़िदीन ये कहते हैं कि नाक़िदीन का कहना है कि एक तरफ पैसे बढ़ाकर दूसरी तरफ रिलीफ दे देना शायद ये रिलीफ नहीं है, और आवाम को इंगेज करने की सिर्फ टैक्टिक्स हैं गवर्नमेंट की तरफ से। अब देखना ये है कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। और सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या अपोजिशन का जो लॉन्ग मार्च है, जो इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्या उसके इम्पैक्ट आना शुरू हो गए हैं, या फिर वाकई हुकूमत ये चाहती है कि आवाम को रिलीफ दी जाए और बेहतर की जाए सिचुएशन। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने। आप सीनियर एनालिस्ट हैं और बहुत ज़बरदस्त रिसर्च रखते हैं। सर, कैसे हैं आप? जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा अमजद साहब, ये बताइएगा कि अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ सिंध मार्च है जो कि पीटीआई निकाल के बैठी हुई है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी विफाक की तरफ बढ़ रही है। ये हो क्या रहा है? किस तरह की सियासत देख रहे हैं आप आने वाले टाइम में भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मुख्तलिफ किस्म के एक्शन हो रहे हैं सिंध में। आपको पता है कि जी पीपल्स पार्टी 15 साल से वहाँ हुकूमत कर रही है, तकरीबन 15 साल है। जी और अंदरून सिंध हालात जैसे हैं, ना कोई डेवलपमेंट है ना कुछ है। तो वो पीटीआई एक्सप्लॉइट करना चाहती है ताकि कल को सिंध में वो वहां से कुछ ना कुछ अपने लिए इलेक्शन में हासिल कर सके। जी इसी तरह पंजाब की तरफ ये मजमा लेके आएंगे पीपल्स पार्टी वाले, क्योंकि पंजाब में ये वाइप आउट हो चुके हुए हैं। जी तो कोशिश होगी कि इधर कुछ पांव जमाए जाएं। सो ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है बुनियादी तौर पे, आप कह लीजिए कि इलेक्शन कैंपेन की तरह, और कैंपेन चलाई जा रही है जी कि उससे ना तो पीटीआई गवर्नमेंट जाके सिंध की गवर्नमेंट को गिरा सकती है, जी और ना ही पीपल्स पार्टी मरकज की हुकूमत को गिरा सकती है। ठीक है, ठीक है। तो ये एक बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल एक्टिविटी, आप कह लीजिए कन्वेस्टिंग कैंपेनिंग कह लें, उसमें एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जाएगा, एक दूसरे को अपनी परफॉर्मेंस से ज्यादा दूसरे की परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज किया जाएगा, और यही हमारी सियासत का रुख है। सर, लेकिन अवाम 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 का क्या होगा? अवाम चाहती है रिलीफ, अवाम ये चाहती नहीं, है। ये जी अवाम तो इररेलेवेंट है। अवाम के बारे में कभी सोचा है ये पॉलिटिकल पार्टीज ने? वो तो जी कभी सोचा ही नहीं। जो जो कुछ भी है वो बुनियादी तौर पे अपने अपने मफादात की सियासत है। मैं आपको यूं बयान करूंगा जी कि मसलन पीटीआई पिछला इलेक्शन जीत के आई, लास्ट इलेक्शन जो हुआ, जी तो इलेक्शन से कुछ अरसे पहले कुछ लोग जहांगीर तरीन लेके आया, कुछ वैसे जिन्होंने मुनासिब समझा कि इस वक्त पे हवा का रुख इधर है। जी तो वो लोग वो थे जो कोई पीएमएल से आया, कोई पीपल्स पार्टी से आया। लाजमन वो अपनी कीमत वसूल करने आए थे, वो कुछ उन्होंने वादे वही लिए। अब उनमें से जिनके ख्वाहिशात पूरी नहीं होंगी वो फिर दोबारा से वहां से निकल के दूसरे जी अपने लिए घोंसले ढूंढ रहे हैं। तो वो फिर इनको पॉलिटिकल पार्टीज को कांटेक्ट कर रहे हैं कि उनको क्या मिलेगा अपनी कीमत वसूल करने के लिए। तो ये एक मार्केट खुली हुई है, आप उसमें देख लें, कहीं अवाम का नाम है। जी वाम अगर अगर आप देखिए, रियलिस्टिकली सोचें, तो आज जो मुल्क का हाल है, महंगाई है या कुछ है, इकॉनमी बुरी है, ये कोई पीटीआई के दौर में ठीक नहीं हो सकती। अगर एक दौर अगर कोई और ले ले उससे ठीक नहीं होगी। ये लंबा किस्सा है क्योंकि कर्ज बहुत बढ़ चुके। जी तो अगर अवाम का ख्याल हो, मुल्क का ख्याल हो, तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होकर बैठ के फैसले करें कि मुल्क को हमने इस मुसीबत से निकालना है, कर्जों जी की। जी कर्जों की दलदल में फंसा हुआ मुल्क कभी भी ना तरक्की कर सकेगा, ना ही अवाम की फलाह के कोई काम कर सकेगा, क्योंकि जब कर्जे नहीं उतरते तो बाहर की दुनिया आपको फिर रगड़ती है, वो तो फिर आपके शिकंजा कसती है। जी ये वो चीज है जो आपको इंडिकेट करेगी कि अगर मुल्क का ख्याल होता किसी को,
तो वो सारे इख्तलाफात भुला के वो कहते हैं पहले मुल्क को इस दलदल से तो निकालें, क्योंकि सारे जिम्मेदार हैं। जी ये तो हुआ ही नहीं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जिसने हुकूमत की उसने कर्जे नहीं लिए, हर कोई कर्जों में ऐड करता गया, अपना वक्त गुजारता गया, जी जी आज अनमैनेजेबल हो चुके हैं। तो महंगाई भी उसकी वजह से है कि IMF का आपके ऊपर दबाव है, कुछ से आलमी हालात ऐसे हैं। तो अवाम का सोचने के लिए सबसे अहम चीज ये है कि मुल्क को मालियाती तौर पे, माशी तौर पे उसको बहाल किया जाए, उसके कर्जों से जान छुड़ाई जाए, लॉस मेकिंग अदारे जो हैं उनको प्रॉफिटेबल जी किया जाए, जी सर्कुलर टैक्स खत्म किया जाए, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए। ये वो चीजें हैं जो कि करने की हैं, जिनके लिए एक मेरा ख्याल है कि एक मुत्तफिक का पॉलिसी की जरूरत होगी। कोई अकेली पार्टी इसका काम नहीं कर लेकिन सकेगी। जनरल साहब बिल्कुल ठीक पॉइंट वेल टेकन। अच्छा जनरल साहब, खान साहब की अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा कि कर्ज मांगने वालों की कभी इज्जत नहीं की जाती। अब वो रियलाइज़ करते हैं इस चीज़ को, मगर ऑप्शंस तो ज़ाहिर सी बात है, जैसा आपने कहा कि दीगर हुकूमतों ने भी माजी में भी कर्जे लिए, फिर इस हुकूमत ने ये जो हुकूमत जब आई तो इन्होंने भी कहा था कि कशकोल तोड़ेंगे, कर्जे नहीं लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन कोई ऑप्शन था नहीं। अब क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में जो आने वाली गवर्नमेंट्स हैं उनके पास भी कोई ऑप्शन होगा? हालात तो ऐसे ही चलते रहेंगे। नहीं, अगर तो वो भी अकेले कुछ करने की कोशिश करें तो नहीं कर सकेंगे। अच्छा। असल में जो मसला हुआ है ना बहुत बड़ा, जी इस वजह से कोई भी गवर्नमेंट ये काम नहीं कर सकेगी या करने की जरूरत है कि सबको मिलकर करें। उसमें हुआ ये है कि जो पीछे 10-12 साल या 15 साल जो हुकूमतें चली हैं, उसमें अदारे बर्बाद हुए, अदारों में लोग मेरिट पे नहीं बैठे हुए, ठीक है। अदारे सारे भरे गए अपने चहेतों से या करप्ट लोगों से, इसलिए कि आप अपने केसेस के बारे में सोचते हैं कि अगर ये मुकदमात मेरे खुले हैं तो मुझे रिलीफ मिलेगा उसी वक्त जब उन अदारों में मेरे लोग बैठे होंगे। जी नतीजा ये है कि आज FIA ले लें, नैब ले लें, कोई भी अदारा ले लें, तो वो ना तो किसी को सजा करवा सकते हैं, ना ही वो करवानी क्या, वो खुद लोगों को फैसिलिटेट करते हैं छुड़वाने के लिए, खुद पैसे खाते हैं। जी इन हालात में आप सोचिए, जब अदारे आपके खराब हो चुके हों, जब आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो भी पोलिटिसाइज हो, इसलिए कि लोगों ने किसी को पीपल्स पार्टी ने बिठाया, किसी को PMLN ने बिठाया, तो वो कभी भी तावन नहीं करेंगे उस आदमी के साथ, उस लीडर के साथ जो आके करप्शन खत्म करना चाहेगा, जी क्योंकि पूरा निजाम उन चहेतों ने करप्ट निजाम चलाया हुआ है और वो उनको सूट कर रहा है। तो मुल्क का मुफाद तो कहीं भी नहीं। जी लिहाजा अगर आज आप खड़े हो जाएं, कोई भी आके नारा लगाए कि जी मैं करप्शन खत्म करने के लिए ये सख्ती करूंगा, जी तो आप देखेंगे ब्यूरोक्रेसी उसके साथ तावन नहीं करेगी। इंडस्ट्रियलिस्ट कहेगा मैं अपनी मिलें उठा के तो बांग्लादेश लेके जा रहा हूँ। जो ताजर हजरात है वो कहेंगे जी हम हड़तालें कर रहे हैं, दुकानें बंद कर रहे हैं, हमारा बिजनेस आप कैसे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। जी ये बिजनेस डॉक्यूमेंट करना जो है, आप देखिए कि यहाँ पे इस्लामाबाद में दुकानदारों के बिजनेस डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो नहीं देते, टैक्स नहीं देते, लेकिन आपसे 17% सेल टैक्स वसूल कर रहे हैं, वो भी खा जाते। जी जी तो यहाँ तो ऐसा बिगाड़ पैदा हो चुका हुआ है पिछले 10-12 सालों में जी कि उसको सीधा करना मेरा नहीं ख्याल कि आम हालात में किसी के पास की बात होगी। सही। अच्छा जब जनरल तक साहब। कि सारी पार्टियां जी सिंसियर ना हो और मिलके ना करें, ये बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जनरल साहब, कल हमने देखा कि ये तासुर आया ख़ास तौर पर खान साहब की स्पीच के बाद। बिल्कुल उन्होंने रिलीफ अनाउंस किया आवाम के लिए, पैसे कम किए गए हैं पेट्रोल पर भी और बिजली पर भी। अब कल एक तासुर आता है जी कि लॉन्ग मार्च शुरू होते ही एकदम से प्रेशर बिल्डअप हुआ है। क्या ऐसा है? ये तासुर दुरुस्त है? अगर नहीं है तो फिर क्या वजह थी कि एकदम से PM साहब आए और फिर ये रिलीफ अनाउंस किया उन्होंने? देखिए, जहां तक प्रेशर का ताल्लुक है वो तो होता ही है। जब ऑपोजिशन मुत्तहिद हो, जी वो नजर आए कि आपकी हुकूमत को गिराने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, जी उसमें सबसे ज्यादा खतरनाक मूव ये होती है जब आप देखते हैं कि आपकी अपनी सफों में से बाद लोगों को खरीदने का काम किया जा रहा है, वरना तो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। जी जी लेकिन जब आपको नजर आए कि आपकी अपनी सफों में वो मुतज़ल्ज़ल लोग मौजूद हैं जो जिनकी वफादारियां डोल सकती हैं, जो नजरियाती नहीं है, वफादात की सियासत कर रहे हैं, जी तो वो लोग जो है वो आपके लिए हमेशा प्रेशर का जरिया बनेंगे। तो ये तो आना ही आना था प्रेशर इनके ऊपर कि जी अगर नो कॉन्फिडेंस आती है तो ये ना हो कि हमारे अपने लोग जो हैं वो 4-6 उधर चले जाए। जी जी तो ये उस वजह से है। लेकिन ये जो रिलीफ दिया गया है, ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत काफी देर से कुछ न कुछ कर ही रही थी। आपको याद होगा एहसास प्रोग्राम वगैरह में भी इन्होंने दूसरे जी जी प्रोग्रामों की नस्बत देकर चलाया था, फिर इन्होंने सेहत कार्ड निकाला, काम तो इन्होंने इस तरह के किए। ये अभी उसी की एक्सटेंशन है कि ये भी
उन्होंने पेट्रोल और बिजली का कुछ रिलीफ दे दिया, लेकिन इसमें जो असल चीज जो रिलीफ है या जो पॉलिसी है जिसकी तफसीलात आनी चाहिए, वो है जो इंडस्ट्रीज और नए जो आईटी वगैरह के जी नए सेटअप लगा रहे हैं लोग, उनको जो रिलीफ दिया है, क्योंकि वो आपको इनकम जनरेट करेंगी चीजें। जी। ये तो खर्चे हैं जो आप कर रहे हैं। अच्छा जल साहब, असल चीज ये है इसमें कहा कि ये ये जा जो रहा खर्चे भी जी आप जी करेंगे, ये कमी आएगी बजट में। ये तकरीबन को 253 बिलियन का गारबन खर्चा पड़ रहा है जो तेल और ठीक ये है। इसकी कीमतें कम कर रहे हैं, तो वो कहाँ से पूरा होगा? जी जी अब ये कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि हुकूमत उसका क्या करती है, कहीं और तो नहीं को टैक्स लगा देते, ये एग्जैक्टली किसी और यही चीज। दैट्स माय ये पॉइंट, ये जो पैसे कम ये किए गए हैं वो चीज है कहीं ये वो कहीं और से देखनी तो नहीं होगी। निकाले जाएंगे। हाँ, ये खतरा है इसका। जी तो ये चीज देखी जाएगी, तो वो ना हो कि इधर तो दिखावे को आपको पेट्रोल सस्ता हुआ 10 रुपए, उधर कहीं और आपको 10 रुपए या से ज्यादा निचोड़ लिया जाए, तो वो सारा नलीफाई हो जाए, जो फायदा है वो भी जाता रहे। ठीक तो ये चीज देखनी पड़ेगी कुछ दिन को। हमारी जो इकोनॉमी है उसमें इतनी सख्त नहीं है कि 250-300 रुपये आप यूं सब्सिडी में डाल दें, ये इतना आसान नहीं है। सही। और अच्छा IMF वगैरह की कंडीशंस हैं। राइट जी राइट। अच्छा अब ये बताइएगा कि हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, क्योंकि एक तरफ देखते हैं प्रेशर जो है वो बिल्टअप होता जा रहा है, दायरा भी छोटा होता जा रहा है, ज़ाहिर है ऑपोजिशन विफाक की तरफ मार्च कर रही है, फिर उसके बाद एक तरफ कहते हैं जी कि महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, फिर उसके बाद हुकूमत कहती है कि चलें रिलीफ भी अनाउंस कर दिया थोड़ा सा। और ये भी देखा, उस पर भी डिबेट हुई है कि नेपरा ने 2 ही घंटे पहले 5 रुपये बढ़ाए थे, 5 रुपये 94 पैसे, खान साहब ने आके वो 5 रुपये कम कर दिए हैं, फिर 94 पैसे वहीं पे हैं। फिर उसके बाद भी हमने देखा कि 15 तारीख को पेट्रोल पर 12.03 रुपये बढ़ाए गए, अब 10 रुपये कम कर दिए गए हैं। क्या ये बाकी रिलीफ है, समझते हैं इसको रिलीफ? और नहीं, रिलीफ तो है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में तो कमी नहीं हो रही। ठीक है ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतें हैं वो तो ऊपर ही जा रही हैं, जी तो उस लिहाज से रिलीफ तो है। बजाय इसके कि ये मजीद बढ़ाते, पहले 12 रुपए अगर बढ़ाया तो 10 रुपए कम किए, जी लेकिन ये भी तो हो सकता था कि 12 रुपए बढ़ाया, अब उसके बाद 5 या 7 रुपए और बढ़ा देते, क्योंकि बिल्कुल हो सकता इंटरनेशनल है। मार्केट जी में तो ये चीज आ रही है। तो ठीक इस है। वजह से ये यूक्रेन वगैरह के, रशिया के हालात की वजह से, और देखिए रशिया इतना बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का, जी तो वो जो ऑयल के कार्गो दे रहे हैं उनको, उन कार्गो को इंश्योर करने के लिए मगरबी दुनिया की कोई कंपनी वो तैयार नहीं। ठीक है। नतीजा ये है कि जब वो अपना कार्गो अपना ऑयल ये लेके आते हैं मार्केट में, तो खरीदने वाला कहता है जी पहले इसकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, जी अगर कोई हादसा हो जाता है, अगर कोई रॉकेट मिसाइल मार देता है तो नुकसान तो मेरा हो जाएगा, मेरा तेल जाया जाएगा। जी लिहाजा रशिया तेल नहीं बेच सक रहा है ठीक बाहर है। मार्केट में इंश्योरेंस ना होने की वजह से। सही सही। तो इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं जिससे आप देखेंगे तेल की शॉर्टेज मजीद बढ़ेगी, और तेल, रशिया बहुत महंगा। बड़ा जी सप्लायर जी था तेल का। ठीक है। अच्छा सर, एक एक सवाल और करना चाहूँगा, क्योंकि एक और डेवलपमेंट हुई है आज। खान साहब ने कहा है जी वो लाहौर जाएंगे, अपने इत्तेहादियों से मुलाकात करेंगे, जिसमें ख़ास तौर पर काफ लीग को टारगेट किया गया है, क्योंकि ज़ाहिर है काफ लीग की तरफ से काफ़ी बातें आ रही थी कुछ दिन से। हमने देखा कि अपोजिशन लीडर से भी मुलाकातें हुई हैं उनकी, और कहा यह जा रहा था कि जी पंजाब की अगर सीट देंगे वजारत आला की, तो हम सोच सकते हैं कि हम अदम एतमाद में साथ दें। अब आपको क्या लगता है कि इत्तेहादी जो है अब लेट तो नहीं हो गए कहीं खान साहब, क्योंकि अब ज़ाहिर है अभी भी टाइम तो है बाकी, अदम एतमाद में कुछ दिन तो हैं कि ये तहरीक चलती रहेगी। आप क्या कहेंगे? क्या? देखिए, जी मेरा नहीं ख्याल लेट, उसकी वजह ये है कि जो चौधरी हैं वो वैसे ही PTI को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है। उनका अपना वो नेचुरली वो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो जी जरदारी से भी मिलेंगे, बाकियों से भी मिलेंगे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो सारी पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज अभी भाग दौड़ कर रही हैं, इनमें से कोई भी अकेली पार्टी जो है वो इस काबिल नहीं है, इस वक्त उसकी स्ट्रेंथ वो नहीं है जी कि वो इंडिपेंडेंटली मरकज में हुकूमत बना ले अगर वो इलेक्शन जीत भी जाए। ठीक है। कि उनको फिर जरूरत पड़ेगी काफ लीग की, वो तो वो उस वक्त फिर सौदे, आज इनसे पूरा टेन्योर ले लेंगे जी PTI, कल अगर पीपल्स पार्टी या PMLN या किसी की भी गवर्नमेंट आती है दोबारा सौदेबाजी कर लेंगे उनसे जी अपना मन, जी क्योंकि वो उनकी MQM की और इनकी जरूरत फिर पड़ेगी ठीक अगली है। पार्टी को भी। जी जी तो वो पोजीशन को समझते हैं, इसलिए वो मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए पहले इनका पूरा इस्तेमाल कर लेंगे 5 साल, जी। फिर वो आगे उनको पकड़ लेंगे। नहीं सर, तो आपको क्या लगता है अदम एतमाद कामयाब हो पाएगा अगर काफ लीग भी नहीं आती साथ? मेरा नहीं ख्याल। जी उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो जो जिन लोगों को ये कांटेक्ट करते हैं जी वो हर कोई अपनी कीमत मांगता है, ठीक है। और ये खुद इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में नहीं कि वो वादा कर ले कि हाँ मैं MNA को, जब आप कांटेक्ट करते हैं MNA आपको फेडरल गवर्नमेंट में मांगेगा जी जी वजारतें,
और फेडरल गवर्नमेंट में अगर आप में से इन तीनों चारों पॉलिटिकल पार्टी में से कोई भी अगर इस वक्त इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट बनाने के अहल नहीं है तो वादा कैसे करेगा वो? जी जी। सो ये जो सौदेबाजी है उसमें प्रॉब्लम है। अगर ये वाजे हो कि फलां पार्टी गवर्नमेंट में आ जाएगी तो मेरा ख्याल है लोग बिक भी जाएं शायद। लेकिन सर ये अब जो ऑपोजिशन के दावे हैं कि हमने तो नंबर्स पूरे कर लिए हैं, हमारे साथ बहुत से लोग राब्ते में भी हैं, फिर गिनती भी कर ली गई है कि कितने नंबर्स हैं, कितने वोट्स हैं, हम इस तहरीक को कामयाब कर लेंगे, तो ये क्या महज दावे हैं, यानी बेसलेस पॉइंट्स हैं? ये नफसियाती दबाव है जो जी। डाल रहे हैं वो हुकूमत के ऊपर। वरना अगर आज नंबर पूरे हों तो आप देखिए कि आधे घंटे के अंदर अंदर ये मूव कर दें अपनी वो नो कॉन्फिडेंस। जी उसकी वजह ये है कि लोगों के बदल जाने का खदशा होता है। अगर आज आपको 10 आदमी वादा कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, जी तो ये कोई पता नहीं कह सकता कि 24 घंटे में उनको दूसरी साइड कोई और चीज ऑफर कर दे और वो आपका साथ छोड़ दें। हम्म। ये बड़ी जल्दी काम हो जाता है कि अगर आपने वादा किया है, लोगों से ले लिए वादे और तैयार हैं, फिर ये 8-7 घंटे के अंदर अंदर काम हो जाना चाहिए, वरना लोग फिर सकते हैं। राइट। लेकिन जज साहब यहाँ पे अवाम बहुत मुश्किलात का शिकार और भी बढ़ जाएंगी मेरे ख्याल से, क्योंकि अवाम जो साथ निकलती है वो तो चाहती है कि कोई ना कोई तब्दीली आएगी। अगर तब्दीली नहीं आती फिर इतनी सारी एफर्ट्स जो है अवाम की तरफ से वो सारी ज़ाया चली जाएंगी, डिसार्ट हो जाएंगी, पब्लिक पहले ही डिसार्टेड है। बिल्कुल, वो तब्दीली आ नहीं सकी ना। देखिए बात ये है जी कि ये जो हुकूमत आई है, इनके चैलेंज इनके अपने वादे थे जो इन्होंने किए। जी उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि मैं लोगों को छोड़ूंगा नहीं, पैसे निकलवाऊंगा, जेलों में भेजूंगा। जी। ना जेल गया ना पैसे निकले, कर्जे भी उतारूंगा। जी जी। तो अब आप कैसे उसको फेस करें? जी तो जो बाकी के दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर उनका टेन्योर देखें तो वो तो इससे बहुत ज्यादा लंबे टेन्योर देख चुकी हैं, और उन्होंने क्या कर्जे उतार लिए थे या किसी से रिकवर कर लिया? सही। उन्होंने कुछ नहीं किया। जी। तो अवाम तो बेचारे, मैं ये कहूंगा कि वो तो मजलूम है। उनका सारा जो मसला है वो यही है कि मजलूम है, लेकिन पॉलिटिकल शऊर नहीं है उनके अंदर, सियासी शऊर नहीं है कि वो इन चीजों को समझें कि जनाब हमें किसको वोट देना चाहिए, किसको लाना चाहिए, किसके हाथ मजबूत हों कि वो वाकई कुछ कर सके। तो अगर आप उन्हीं लोगों को जिन्होंने पैसा बनाया, अगर उनको आप वापस ले आए ये सोच के कि ये पीटीआई का अल्टरनेटिव ये है, जो कि आजकल हमें है मसला कि हमारे पास लीडरशिप की बड़ी कमी है, तो आप अगर उन्हीं को ले आए तो क्या तवक्को करते हैं? वो पहले से ज्यादा बेफिरे हुए आएंगे, क्योंकि उनको अंदाजा है कि पीटीआई जैसी गवर्नमेंट भी उनको सजाएं नहीं दिलवा सकी, जी। फिर रह के गया पीछे। सही सही। वो छुरी लेके आएंगे पूरी तरह लोगों को ज़बह करने के लिए। थैंक यू सो मच जनरल साहब, बहुत शुक्रिया। जनरल अमजद शुएब हमारे साथ मौजूद थे और जनरल साहब का कहना था कि कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ निकल तो आई हैं सड़कों पर महज सिर्फ पावर शोज़ ही हैं, कोई किसी को गिरा नहीं सकता। और साथ साथ जब आवाम की बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि आवाम को इन पूरी लॉन्ग मार्चेस से या फिर सिंध मार्च से कोई फ़ायदा होगा। आवाम सड़कों पर ज़रूर निकलती है, लीडर्स का साथ देती है, लेकिन कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा उनको। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टोरी। हमारी जो अगली स्टोरी है वो भी ज़ाहिर है बहुत जानदार स्टोरी है। कल खान साहब ने रिलीफ़ अनाउंस किया है और फिर ज़ाहिर है उस रिलीफ़ पैकेज में बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें ख़ास तौर पर 10 रुपये पेट्रोल पर कम कर दिए गए हैं, बिजली पर भी 5 रुपये कम किए गए हैं। फिर कहा गया कि आईटी सेक्टर को भी रिलीफ दिया जाएगा, टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे उनसे, ख़ास तौर पर जो आईटी कंपनीज़ हैं उनसे भी टैक्सेस नहीं दिए जाएंगे। तो ये रिलीफ तो है, लेकिन अगर बड़ी पिक्चर में डिस्कस करें तो ये सब्सिडी, खान साहब ने फिर इशारा भी दिया कि सब्सिडी तो दी जा रही है और बड़ी मुश्किल से हुकूमत इसको मैनेज कर रही है। सवाल ये बनता है कि ये सब्सिडी कहाँ से आ रही है और क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है? हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमान अब्दुल मजीद साहब, इकोनॉमिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नुमान भाई, रिलीफ अनाउंस की गई है कल खान साहब की जानिब से, और फिर हम देखते हैं कि एक प्रेशर ग्रुप बनता जा रहा था, ऑपोजिशन सड़कों पर आई क्योंकि काफ़ी दिन से बातचीत बन रही थी, माहौल बन रहा था, और ये बहुत ज़रूरी भी था ख़ास तौर पर कि गवर्नमेंट स्टेप आउट करती या फिर इस तरह टीवी चैनल्स पर आया जाता, फिर खान साहब की तरफ से एड्रेस किया जाता आवाम को डायरेक्टली, क्योंकि ज़ाहिर एक गैप बनता जा रहा था। अब रिलीफ तो अनाउंस कर दी गई है, क्या समझते हैं रिलीफ है या फिर जो कीमतें बढ़ाई थी उन्हीं को थोड़ा सा कम कर दिया गया है? और फिर ये सब्सिडी के पैसे आएगा कहाँ से, क्योंकि हम सिचुएशन बड़ी ख़राब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो इलेक्शन ईयर होते हैं ना, साल 1.5 साल, उसके अंदर अगर कोई चीज़ सबसे बड़ी ज़्यादा डैमेजिंग हो सकती है तो ज़ाहिर है कि महंगाई है। तो गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लेना था, लेकिन कल रात को जो खान साहब ने एक्शन लिया है
ये हैरत अंगेज़ भी है, हौसला अफजा भी है। इट शोज़ कि करेजियस डिसीजन लेने की उनके बारे में ना, कि वो एक फाइटर हैं और खिलाड़ी हैं, लेते हैं, तो एक करेजियस डिसीजन था, ये तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन हो, आवाम हो या एनालिस्ट हो, सबको उन्होंने बाई सरप्राइज़ ले लिया कि उन्होंने जो ये उसको कम करने का ऐलान किया है। हालांकि कल ही हमने देखा था कि जो इंटरनेशनल मंडी में ऑयल प्राइसेस हैं वो आपकी $100 क्रॉस कर गई हैं। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस और ऑयल की प्राइसेस वो आपस में लिंक्ड हैं, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि हमारी जो इस वक्त एनर्जी मिक्स है उसके अंदर पेट्रोल का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो तीन चीज़ें जो है पाकिस्तान में हमेशा साथ साथ चलती हैं। एक आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, एक आपका इन्फ्लेशन है, और एक आपका ज़ाहिर है कि इसकी पेट्रोल की प्राइसेस है, और इसी का इम्पैक्ट आपका एक्सचेंज रेट के ऊपर भी आता है। चारों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो आप देखिए करंट अभी आपकी जो इंटरनेशनल मंडी में तो जो है, आलमी मंडी में तो जो है ये इसकी प्राइसेस में कमी नहीं आई है, लेकिन यहाँ पे कमी हुई है। तो इसका मतलब है कि, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये कहा गया है कि अगले 4 महीने तक जो है इस पे कोई मजीद इजाफा नहीं होगा। तो देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात इस वजह से है कि आपको नहीं पता कि ये जो ऑयल की प्राइसेस हैं मौजूदा, ये 100 पे रहती हैं, 125 जाती हैं, 150 जाती हैं। दैट्स माय पॉइंट। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ ना आपसे कि फ़र्ज़ करें अगर रशियन क्राइसिस के बाद से ख़ास तौर पर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर है फ्यूल की प्राइसेस बढ़ने के बहुत चांसेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि ज़ाहिर दुनिया ही फेस कर रही है सारे क्राइसिस को। अगर प्राइसेस बहुत ड्रास्टिकली शूट अप कर जाती हैं तो हुकूमत का ये जो मौक़िफ़ है ये किसको किस तरह डिफेंड करेंगे? इतना पैसा कहाँ से लाएंगे ये लोग? देखिए बात ये है कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त शायद हुकूमत ने अपनी कोई कैलकुलेशन की होगी। जैसे कल जो स्टेटमेंट आई है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, उन्होंने कहा कि टोटल जो इसका इम्पैक्ट है वो 270 अरब रुपए है। अब इस चीज़ के हैरत अंगेज़ होने की वजह सिर्फ ये है कि पिछले दिनों हम देख रहे थे कि IMF से बड़ी सख्त नेगोशिएशन हुई थी दिसंबर और जनवरी के अंदर, जिसमें पेट्रोलियम लेवी तक को जो है 4 रुपये से बढ़ाया गया था। ऐसी सूरत हाल में इसको रिवर्स करना ये एक हैरत अंगेज़ बात है, कैसे किया गया है। और जो इसका ब्रेकअप उन्होंने दिया है 270 अरब रुपए का, वो ये बताया गया है कि कुछ PSDP से यानी डेवलपमेंट प्रोग्राम से काटेंगे, कुछ पैसा आपके एहसास के अंदर बफर में पड़े हुए थे वहाँ से निकालेंगे, कुछ नए बजटरी प्रोग्राम से लेंगे। तो ये मिल मिला के उन्होंने समहाउ उसको मैनेज किया है। अब मैं ये समझता हूँ कि जो चूँकि पॉलिटिकल हीट बहुत बढ़ गई थी, तो ज़ाहिर है कि इसको डिफ्यूज़ करना भी ज़रूरी था। 4 महीने में उसको कैसे मैनेज करेंगे? अब देखिए मैं आपको इसमें एक मिसाल देता हूँ कि जो कतर के एनर्जी मिनिस्टर से पूछा गया पिछले दिनों कि भाई आप कहाँ देखते हैं कि गैस की प्राइसेस कहाँ होंगी, तो उन्होंने एक बात कही कि तो खुदा को ही पता है, अल्लाह के हाथ में है और वही जानता है कि कहाँ तक पहुँचेंगी। तो इस वक्त सूरत हाल ऐसी ही है, ये 90 पे आती हैं। बसा औक़ात ये भी होता है कि ऑयल प्राइसेस अचानक से बैठ इस वजह से जाती हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है। तो कल को IMF ये कहते हैं कि भाई ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी दुनिया में कम हो गई है, तो ऑयल प्राइसेस कोई बड़ी नहीं 60 पे भी आ जाए, लेकिन बज़ाहिर जो आलमी हालात हैं नज़र ये नहीं आ रहे कम होंगी, और कम से कम भी 6 महीने बल्कि साल तक जो है नज़र आता है कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बरकरार रहेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैं पूछना ये चाह रहा था आपसे कि इन्होंने कहा जी, आपने भी कहा, अभी मेंशन किया, और फिर हुकूमत का भी ये स्टांस था कि हमने बड़ी मुश्किल से पैसे निकालने को, जो एक्स्ट्रा पड़े हुए थे वो भी निकाल के हमने ये सब्सिडी बनाई है और अगले 4 महीने का प्लान बनाया। अब सवाल ये है जो कि मेरी रिजर्वेशंस थी, जो मैं पूछना चाह रहा था कि क्या ऐसा तो नहीं होगा कि इसका इम्पैक्ट, ये जो 10 रुपये कम किए हैं, ख़ासतौर पर बिजली पे 5 रुपये कम किए हैं, क्या इसका इम्पैक्ट किसी और तरफ से तो नहीं निकल जाएगा टैक्सेस की मद में? क्या आवाम पर कोई और बोझ डाल दिया जाए? चलें ये रिलीफ दे दी गई है, आटा महंगा कर दिया गया है, ये रिलीफ दे दी गई है, कोई और चीज़ महंगी कर दी गई है, क्या इस तरह इनडायरेक्टली तो आवाम को परेशान नहीं कर दिया जाएगा? देखिए मुझे तो नज़र इस वजह से नहीं आता कि हमारी कम्युनिस्ट इकॉनमी तो है नहीं, ओपन मार्केट इकॉनमी है, तो जाहिर है कि गवर्नमेंट इन चीज़ों की प्राइसेस कंट्रोल तो करती नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो मुझे नज़र नहीं आता कि भाई टैक्सेस किसी और तरीके से निकाल लिए जाएंगे। हाँ ये ज़रूर है कि जो ये 10 रुपये या जो भी इम्पैक्ट दिया गया है प्राइसेस को फ्रीज किया गया है। ठीक है, प्राइसेस को फ्रीज करना बड़ी है कि ना आप एक फोर्सी करते हैं ना कहाँ जाएगा, वो एक बड़ी बैट है कि भाई अगर तो इन्होंने जो कैलकुलेशन की है, अगर ऑयल प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गई दुनिया भर में, तो उसको फिर कैसे मैनेज करेंगे, IMF को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि IMF का रिव्यू चल रहा है, प्रोग्राम आपका चल रहा है, आपका फिस्कल डेफिसिट है। अभी तो जो शौकत तरीन साहब ने कहा है कि हमारा जो 6.9% का अग्रीड अपॉन डेफिसिट है GDP का, हम उसके दरमियान रहेंगे। लेकिन अब जो है अगर खुदा ना खासा बढ़ी आती है मज़ीद ऑयल प्राइसेस, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती है, अभी करेंसी भी इम्पैक्ट आ सकता है। क्योंकि देखिए होता ये है कि आपकी जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है उसकी दो वजूहत से की जाती है। एक आपका होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो आपने खा पी के फारिग कर दिया। एक होता है आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, यानी आप जब फिस्कल डेफिसिट रन कर रहे होते हैं, मकसद ये होता है कि नए प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाए जाएं। इस वक्त अगर आप कॉम्बिनेशन देखें ना जो ये किया गया है, तो मेनली जो 4 मेजर्स की बात हो रही है, एक आपका इंडस्ट्रियल पैकेज है, एक आपका IT का पैकेज है, और 2 आपकी बात की गई है, 2 रिलीफ मेजर्स दिए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी का और आपका। अब इसके अंदर एक उम्मीद ये की जा सकती है कि अगर जो IT इंडस्ट्री को
जो रिलीफ दिया गया है, जो उसको पैकेज दिया गया है, उससे आईटी के एक्सपोर्ट्स में जो इजाफा होगा, वो अगर हमारे साल के 2-3 अरब डॉलर जो है एक्स्ट्रा आ जाते हैं, तो वो गवर्नमेंट को कुछ बफर प्रोवाइड कर देंगे किस चीज़ से, जो ये आपका रिलीफ प्रोवाइड किया गया है या करंट अकाउंट डेफिसिट का। तो मेरा ख्याल है ये इस वक्त जो सूरत हाल जो है ना, किसी के लिए भी सच्ची बात ये है कि यकीनी तौर पर, हतमी तौर पर फोर्सी करना बहुत मुश्किल है। सिचुएशन फ्लूइड है। रोज़ाना की बुनियादों पे अभी न्यूज़ आई है कुछ देर पहले कि यूरोपियन यूनियन ने जो है यूक्रेन की मेंबरशिप को जो है वो अप्रूव कर दिया है। उससे ये सिचुएशन डिफ्यूज़ होगी, मज़ीद भड़केगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि रशिया और यूरोप जो है वो डायरेक्टली एक और वॉर के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। इसकी क्या सूरत हाल निकलेगी? देखिए, हो ये रहा है कि यूएसएसआर जब 1989 में टूटा है, जब कम्युनिज्म का खात्मा हुआ, तब से लेकर और आज तक जो है हम यूनिपोलर वर्ल्ड में थे। अमेरिका एक सुपर पावर था। ये दोबारा जो यूक्रेन पर रशिया ने हमला किया है और जो इससे जो डायनामिक्स तब्दील हुए हैं, दुनिया दोबारा हम जो ना कोल्ड वॉर एरा की तरफ जा रहे हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर और 89 के दरमियान था। तो अब ये इस सूरत हाल जो है, इसके अंदर आपकी जो है ना बहुत सारी मामलात में जब भी इतने मैसिव लेवल पे जियो पॉलिटिकल रिपोजिशनिंग होती है, तो उसका इम्पैक्ट आते आते भी टाइम लगता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं। ऑयल प्राइसेस कहाँ जाएंगी, इंटरनेशनल ट्रेड फ्लोज कहाँ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लोज कहाँ जाएंगे, क्या रशिया के साथ किसी और मालिक की पाबंदियाँ लगाई जाएंगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन सब का इम्पैक्ट हमें अगले 6 महीनों के अंदर नजर आएगा। अच्छा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं शायद मेरा नॉलेज नहीं है इतना, इसमें थोड़ा टेक्निकल और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। मैं अभी हाल ही में हमने देखा कि नेशनल बैंक पर भी जुर्माना आयद किया गया है। क्या ये भी उससे कनेक्टेड है कि हमने शायद रशिया का ट्रिप किया है या फिर नहीं किया, फिर बिल्कुल अलग चीज़ थी? देखें, एक चीज़ होती है कि फैसला किया है, एक है उसकी टाइमिंग। देखिए, फैसला, ये केस गालिबन 2016 से चल रहा था, कि काफ़ी पुराना केस था कि स्टेट नेशनल बैंक ने जो है जो मनी लॉन्ड्रिंग की कुछ रेगुलेशंस हैं, और आप जानते हैं पिछले 4-5 सालों में दुनिया के बहुत सारे बैंक्स के ऊपर जो है ना इसके समरात आए थे। और पाकिस्तान में भी हबीब बैंक पे भी $250 मिलियन की पेनल्टी लगाई गई थी। ठीक है ना जी। अब यह है, अच्छा टाइमिंग वाइज जो है, जिस दिन ये जो है, तो बज़ाहिर नजर आता है कि देखें अमेरिका के पास के बहुत से लेवर्स होते हैं ना। ये फैसला उसी दिन आना जबकि इमरान खान साहब रशिया में मौजूद थे। तो देखिए, $55 मिलियन तो कोई इतनी देखा जाए इतनी बड़ी रकम नहीं है। हमारा जो ट्रेड है, तो शायद ये इस बात का इंदिया हो कि भाई आप जो है ना अपने मामला जरा देख लें आप किधर जा रहे हैं, वरना हमारे पास ऐसी बहुत सारी और भी चीजें जहां से आपको टाइट किया जा सकता है। तो शायद मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो टाइमिंग है, ये केस तो गो के बहुत पुराना था, लेकिन जो टाइमिंग बता रही है कि जो है इसमें जो है अंकल सैम जो है वो नाराज है। अच्छा, नाराजगी की बात कर रहे हैं हम, जाहिर है अमेरिका सुपर पावर है आपने कहा, और पर दुनिया जानती है। IMF की अगर बात करें, क्या IMF भी नाराज हो सकता है सारी सिचुएशन में? वो तो IMF इस टाइम अगर सब्सिडी या रिलीफ दे दी तो क्या IMF बुरा नहीं मानेगा? देखें, इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। देखें, अब जो हुआ है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, हम बहुत सारे इकोनॉमिक डिस्कशन फंडामेंटल्स में हम बात कर सकते हैं क्या है, लेकिन जो हकीकत सूरत हाल है ना, चाहे FATF हो या IMF हो, इनकी डिसीजन मेकिंग हो गई है पॉलिटिसाइज। और रशिया पर जो यूक्रेन का हमला हुआ है ना, ये देखिए इसके हमेशा दो नतीजे निकलते हैं। एक तो ये निकलता है, क्या कहते हैं, यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, जो अफगानिस्तान में हुआ था। लेकिन साथ साथ उसके नतीजे ये भी निकलता है कि जब दो मेजर कैंप्स क्रिएट हो जाते हैं ना, देखिए ये अमेरिका और अफगानिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है कि आपने आके जो है ना आपने बदमाशी की कि भाई जो है ना यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। ये अमेरिका और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट, दो सुपर पावर्स हैं, दो बड़े हाथियों की जंग है। ठीक है ना, उसमें हम जैसे हमारे जैसे जो गरीब मुल्क होते हैं ना, बेचारे खामखा में पिस जाते हैं। तो उसके अंदर एक और उसका फ्लिप साइड ये भी होता है कि बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाता है। आप देखें पिछले 100 साल की आपसे हिस्ट्री देखें ना, तो आपको अंदाजा होगा कि कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स कैसे होती है। बहुत सारे डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया गया अमेरिका की तरफ से, बहुत सारे डेमोक्रेटिक रिजीम्स को टॉपल किया गया। आपको 50s में ईरान में मुसद्दिक रिजीम वगैरह का सब पता है। तो बात ये है कि उस वक्त जो है, अभी हम अपने कार्ड्स कैसे प्ले करते हैं। देखिए, हुआ ये था कि आप इंडिया की पॉलिटिक्स देखें ना पिछले 40-50 साल की, तो इंडिया हमेशा क्या करता रहा था, और जिस तरह किसी शख्स की 2 बीवियां हो तो कभी एक की तरफ कभी दो की तरफ, एक को चलाना हो ठीक तो दूसरे की तरफ टिल्ट कर जाता है। तो उसने रशिया और US के साथ ऐसा ही कुछ मामला किया था कि भाई अगर रशिया के साथ ताल्लुकात खराब हो तो US की तरफ चले जाते, US की तरफ खराब हो तो रशिया की तरफ चले जाते। वो बैलेंस कर रहे थे, जबकि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है पिछले 50 वर्ष या 70 सालों में हमेशा से वो प्रो US रही है। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको बैलेंस आउट करें। अब बैलेंस करने के अपने कॉस्ट भी होती हैं, अपने फायदे भी होते हैं। अभी हमारी स्मार्टनेस है कि हम उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं। लेकिन उमूमी तौर पे ये देखा गया है कि जब बैलेंस करके चलते हैं ना, और स्पेशली जो सूरत इस वक्त दुनिया में मौजूद है, तो दोनों कैंप्स जो है आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि जब IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात में प्रॉब्लम आ रही थी, तो चाइना ने जो है ना पाकिस्तान को रेस्क्यू किया, उसमें चाइना ने काफ़ी पैसे वगैरह भी दिए। इस वक्त भी आप देखें ना डायनामिक्स क्या है, अगर आप पाकिस्तान की ट्रेड डायनामिक्स को देखें, नंबर्स की बेसिस पे देखें, तो क्या है, आपकी जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी है, ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो US के साथ है। अच्छा, जो आपकी जो रेमिटेंसेज हैं वो भी US और US के एलाइज हैं, यानी अरब कंट्रीज़ के साथ आती हैं। तो आपका पैसा जो आ रहा है
वो वहीं से है। अच्छा, जो आपकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है और आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंसी है वो सारी की सारी चाइना के साथ है। भाई पैसा इस वक्त इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है पाकिस्तान में CPEC में? चाइना ही कर रहा है चाइना ना। कर रहा है। आपका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है? अभी जो CPEC पार्ट 2 की बात हो रही है उसमें बातें बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि एग्री इन्हांसमेंट की जी, बात हो रही है कि जी। एग्री प्रोडक्टिविटी कैसे इन्हांस की जाएगी। बिल्कुल ठीक। ये बड़े इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है ना। तो बात ये कि पैसा तो इन्वेस्टमेंट भी चाइना से आ रही है, आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी वहाँ से हो रहा है, और आपकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी ठीक है वो मीशत के ठीक है या गलत है जो भी है, लेकिन वो भी चाइना के साथ ही है। इसी तरह मैंने आपको बताया कि आपकी एक्सपोर्ट और रेमिटेंसेज वो US से, तो पाकिस्तान को एक एडवांटेज भी इसका कि ठीक है हमारे ताल्लुकात दोनों जगह से बरकरार रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान को बड़ा केयरफुली दोनों को जो है ना मैनेज करके चलना होगा, वरना ये होगा खामा जैसे कि आपने खुद कहा ना, हाथियों की जंग में जो है ना हम बेचारे मारे जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अब रशियन क्राइसिस को अगर डिस्कस कर लें, मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है रशियन एनर्जी के साथ जुड़ी भी बहुत से स्टेक्स हैं, दुनिया भर के ममालिक जुड़े हुए उसके साथ। अब अगर रशियन क्राइसिस बढ़ जाता है, फिनलैंड को भी उन्होंने कहा है कि आप भी सुधर जाएं, उन्होंने स्वीडन को भी कहा है कि आप भी सुधर जाएं, और ये काफ़ी टाइम से ये बातचीत चल रही थी, ये बातें की जा रही थी रशिया की तरफ से। अब अगर ये क्राइसिस बढ़ जाता है, पेट्रोल का क्राइसिस बढ़ जाता है, पाकिस्तान की पोजीशन कैसी देखते हैं एनर्जी के हिसाब से? क्योंकि ज़ाहिर है 4 महीने चले रिलीफ दे दिया है, 4 महीने के बाद क्या होगा? देखें, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो मैं ये समझता हूँ कि देखें हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई थी उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात हुई थी। ठीक है। अब ये वक्त आ गया है कि हम अपनी सिक्योरिटी पे वॉर फूटिंग पे काम करें, आपकी एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर कि आपने सोलर पे कैसे जाना है। आपके डैम फॉर एग्जांपल 4 खान साहब कह रहे थे कि बन रहे हैं ना, अब आप ऐसा करें कि भाई डैम को वॉर फूटिंग पे बनाएं कि अगर वो 2 साल में 3 साल में बनने हैं तो उसका टाइम फ्रेम कम करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये सूरत हाल कब तक बरकरार रहेगी, और हमने इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी क्रिएट करनी है अपनी। देखिए दुनिया में जो बुनियादी तब्दीली क्या आ रही है अभी, जब ये वर्ल्ड वॉर ये सब ये USSR खत्म हुआ, कोल्ड वॉर खत्म हुई, तो ग्लोबलाइजेशन की एक बात है कि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज है। अब वो जो ग्लोबलाइजेशन का तस्वुर है ना वो रीजनलाइजेशन पे आ रहा है कि आपकी रीजनल डिपेंडेंसी तो होगी, लेकिन प्योर ग्लोबलाइजेशन जो है ना वो अब नहीं चलेगा। तो मुख्तलिफ मालिक क्या कर रहे हैं, अभी देखिए BBC ने एक रिपोर्ट रन की थी रशिया के फॉरेक्स के ऊपर, इस बात का तयन करने के लिए कि जो सैंक्शंस, अगर जब ये जंग नहीं शुरू हुई थी, कि अगर ये सैंक्शंस रशिया के ऊपर आती हैं तो रशिया की इकॉनमी पर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, जिसमें इस बात का तज्जिया किया गया था कि भाई रशिया ने पिछले सालों में ऐसे क्या इकदाम किए। तो रशिया ने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम किया था, रशिया की जो फॉरेक्स रिजर्व है तकरीबन $650 अरब के, इसमें से 13% जो है अब US के अंदर है, US डॉलर के अंदर है, बाकी उन्होंने गोल्ड के अंदर और चाइनीज युआन के दीगर करेंसीज में लिया है। तो देखिए एक बहुत बड़ी जो तब्दीली आने वाली है दुनिया के अंदर, जैसे अभी अफगानिस्तान में भी आपने देखा कि US ने जो है कहा कि भाई आधे पैसे हम 9/11 की फैमिलीज को दे देंगे और आगे आधे पैसा हम खाने की फूड की सूरत में दे देंगे। आपको याद होगा इराक का एक फूड फॉर ऑयल प्रोग्राम था, ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम था, उसमें बेतहाशा करप्शन हुई थी, UN भी इन्वॉल्व था, बहुत सारे लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हुए थे। तो बात ये कि अगर ये आप रशिया का और अफगानिस्तान का सेंट्रल बैंक का मामला देखें तो बहुत सारे ममालिक जो होंगे ना इसको देखेंगे कि भैया अगर कल को हमारे किसी जियो पॉलिटिकल इशू के ऊपर अमेरिका से अगर हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं तो हमारे पैसे जो वहाँ पड़े हुए हैं वो तो डूबने का खतरा है। तो ये वो सारी चीज़ें जो बहुत सारी डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं जैसे कि पाकिस्तान है, वो देखेंगी, वो देखना चाहिए कि हमारे पैसे, हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स कहाँ पड़े हुए हैं, नंबर 1। अच्छा, हमारी एक्सपोर्ट्स है, हमें एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई हम कैसे कर सकते हैं, हमारी जो IT एक्सपोर्ट्स उसको हम कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, हमारी रेमिटेंसेस को कैसे हमने सस्टेन करना है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त हम जहाँ खड़े हुए हैं ना आज जो है, हमने सिर्फ इकोनॉमिक प्लानिंग को प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और उसके अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स ऑफ कंटिजेंसीज आएंगी, ताकि अगले 3 या 4 सालों के अंदर हमारी इकोनॉमी की जो कंसंट्रेशन रिस्क जो कहते हैं ना, यानी हमारी जो टू मच डिपेंडेंस है किसी एक मुल्क के ऊपर, उसको कम किया जा सके। राइट जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नुमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू रही, क्योंकि ज़ाहिर है ये सारे वो पॉइंट्स हैं जो आवाम सुनना चाहती है और सवालात आवाम चाहती है कि उनके जवाब उनको मिले। बहुत मुश्किल पॉलिसीज़ होती हैं और इनको समझना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ज़ाहिर है सियासत इन्वॉल्व है, फिर उसके बाद सियासी पहलू देखें तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी इन्वॉल्व हैं और बहुत से स्टेक्स इन्वॉल्व हैं। नुमान साहब ने कहा जी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो आई थी उसको प्रॉपर तौर पे फ़ाल करने का और पाकिस्तान को बेहतर बनाने की एक यही रास्ता है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को भी उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और फिर उसके बाद ग्लोबल सिनेरियो में पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको भी बेहतर बनाया जाए। मुझे दीजिए इजाज़त, कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।